हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट एंड वेन डायग्राम, जो कि सेट्स को बेटर वे में रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक है। और आगे हम स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करते हैं कि सब लोग को सबसेट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा, क्योंकि सबसेट्स का कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत काम आएगा, खास करके जब हम इसके प्रूफिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, एप्लीकेशन भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तुमको सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेशंस क्या है उसके बारे में अगर ब्रीफली अगर हम बताएं, जैसे अगर पहली बार सब लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते होंगे, नंबर सिस्टम इट मीन्स डिजिट्स लिखना सीखते होंगे, फिर सब्ट्रैक्शन देखे होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सब जितने भी थे वो ऑपरेशंस ओवर द नंबर सिस्टम थे। उसी तरह हम लोग 11th में सेट्स चैप्टर में सेट्स पढ़े, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़े। तो अब अगर टू और मोर सेट्स होंगे तो उन टू और मोर सेट्स को कंबाइन करके कुछ ऑपरेशंस पढ़ने हैं, जैसे हम नंबर सिस्टम में पढ़े थे। वो सेट्स में भी ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट है। और यहां का जो ऑपरेशंस हम सेट्स के ऊपर करने वाले हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कंप्लीमेंट है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो इन सारे ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और उसके बाद हम उन्हीं ऑपरेशंस का रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम के भी थ्रू देखेंगे। तो वेन डायग्राम क्या है आगे आने वाले जस्ट टॉपिक्स में तुमको अच्छे से पता चलेगा। तो पहले हम समझते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो ऑपरेशन में जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अभी हम दो के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि यूनियन हम दो ही सेट का लिख सकते हैं, तीन का भी लिख सकते हैं, वो भी बताएंगे। पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में समझे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो अगर दो सेट का यूनियन लिखना हो, पहले हम एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद तुम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो जनरल होता है समझ पाओगे। सपोज ए इज इक्वल टू ए सेट हैविंग एलिमेंट्स -1, 0, 2 and 3, and B is a set having elements 3, 0, 7 and 8 suppose, and you have to write the union of these two set. It means हम लोग यहां पे यूनियन ऑफ टू सेट पढ़ रहे हैं, अब इन दोनों का यूनियन लिखना होगा। तो दो सेट का यूनियन क्या होता है, दैट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इसको प्रोनाउंस क्या करोगे, दैट इज यूनियन। तो ए यूनियन बी इज ए न्यू सेट। A union B is a new set which consists all the element which is either present in A or B। मतलब A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट तुमको लिखने होंगे कॉमा से सेपरेट करके, जो या तो A में आया हो या फिर B में आया हो। ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो दोनों में आया हो, फिर भी हम A यूनियन B में उसको एक ही बार लिखेंगे। कहने का मीनिंग है कि A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर हम लिखें इसके लिए -1, 0, 2, 3, फिर इसके लिए 3 और 0 इसमें भी आ चुका है, तो उसको हम वापस से फिर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 7, 8। तो इस तरह से ए और बी का यूनियन हम लिख सकते हैं। इसके अलावा ए यूनियन बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता, ये याद रखना। याद होगा यूनिवर्सल सेट, अगर हम ए और बी का यूनिवर्सल लिखते तो यूनिवर्सल सेट में ए बी के सारे एलिमेंट तो होते ही, हम उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स लिख भी सकते थे। लेकिन यूनियन में हम कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके अलावा नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो ए और बी में प्रेजेंट है। तो ये है ए यूनियन बी। तो अगर हम इसको जनरलाइज करके लिखें, ए यूनियन बी इज व्हाट, तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, एंड मींस ऑल एलिमेंट्स को हम एक्स से नाम रख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स विच इज आइदर प्रेजेंट इन ए और either present in B. So this can be generally represented like this one, x such that x belongs to A or x belongs to B. It means A union B एक ऐसे एलिमेंट का सेट है जो या तो A में आता है या फिर B में आता है। तो A यूनियन B को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं ऑपरेशंस का, फिर सबको कंबाइन करके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारे ऑपरेशंस को डायग्राम के थ्रू समझना बहुत आसान है, जो कि जॉन वेन ने बताया था, और वो हम वेन डायग्राम में आज ही के लेक्चर में देखेंगे। तो सब लोग लास्ट तक इस लेक्चर को देखना, और उसके बाद तुम आसानी से ऑपरेशंस को समझ सकते हो, और ऐसे भी एक आसान टॉपिक है। तो ये है फर्स्ट ऑपरेशन, इसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, लेकिन पहले सारे ऑपरेशंस का एग्जैक्टली मीनिंग बता दें कि हम ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ए यूनियन बी का हम देखें, फिर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। तो ये यूनियन ऑफ टू सेट्स था। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेकंड वन,
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन चाहिए तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे ए और बी हम सेम सेट रखते हैं, तो यहां से अगर हम लिखें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। इट मींस ए और बी दोनों में प्रेजेंट एलिमेंट यहां पे 0 और 3, ये दोनों ए और बी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 0,3 लिखना होगा। तो हम लिख सकते हैं जनरल स्टेटमेंट, A intersection B is a set having element which is present in A and present in B। and लिख रहे हैं, and और में डिफरेंस समझना। and का मतलब होता है कि दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, और का मतलब है यहां पे जो लिखे हैं दोनों में से किसी एक में भी प्रेजेंट होगा तो A यूनियन B का मेंबर होगा, और and इट मींस दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं और A यूनियन B लिख सकते हैं। ये तो हुआ दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर 3 सेट्स का यूनियन लिखना हो तो जस्ट समझ सकते हो, जैसे सपोज यहां पे एक अनदर 3 सेट लिख दिया जाए C। अब इस C इज इक्वल टू में -1 0 4 इस तरह से लिखा है। अब अगर बोले राइट A यूनियन B यूनियन C, तो A यूनियन B यूनियन C एक ऐसा सेट होगा जिसमें A B C के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो जाने चाहिए। तो A यूनियन B यूनियन C में जस्ट यहां कॉमा करके C के भी एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो -1 0 ऑलरेडी आ चुका है, 4 नहीं आया है, तो हम यहां 4 ऐड कर देंगे तो वो A यूनियन B यूनियन C हो जाएगा। तो कभी भी 2 सेट्स का हो या फिर उससे अधिक सेट्स का यूनियन लिखना हो, हम इजीली लिख सकते हैं। अब अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखना हो, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब है कुछ ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो तीनों सेट में प्रेजेंट हो, इट मींस तीनों में कॉमन हो। तो हम यहां पे ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे जो तीनों में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 जो है वो तीनों में प्रेजेंट है, इट मींस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 0। तो अगर यूनियन लिखना हो तो गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट को लिख देना होगा यूनियन में, इंटरसेक्शन लिखना हो तो गिवन सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिख देना होगा। तो इस तरह से ये सिंपल मीनिंग था यूनियन और इंटरसेक्शन का। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्शन का और ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है यूनियन का। फिर अगेन हम अभी 3 ऑपरेशंस और देखेंगे, उसके बाद इन सब का प्रॉपर्टीज भी देखेंगे एक साथ। तो देखते हैं थर्ड ऑपरेशन, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, आसान टॉपिक है ऑपरेशन में, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले ए और बी मान लो 2 सेट्स लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू -1 0 4 6 एंड 9, रैंडम लिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। बी इज इक्वल टू 0 9 3 2 एंड 5, दिस वन। अब उसके बाद यहां से हम लिख रहे हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए का मेंबर है लेकिन बी का नहीं है। यह समझ लेना, अगर ए माइनस बी लिखना हो तो ऐसा एलिमेंट लिखना होगा जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो केवल ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहां -1 है, फिर उसके बाद 4 है और ये फिर 6 है जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। इट मींस 0 और 9 तो इसमें भी प्रेजेंट है, तो ए माइनस बी में आ जाएगा -1, 4, 6। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a माइनस बी। और अगर b माइनस ए लिखना हो तो जस्ट अपोजिट सेंस में क्या सोचेंगे, b माइनस ए में ऐसा एलिमेंट जो b में हो लेकिन a में ना हो, ऐसा एलिमेंट जो b में हो और a में ना हो। तो दिख रहा होगा सिंपल 3, 2, 5, तो इट मींस 3, 2, 5। तो अगर डिफरेंस ऑफ सेट को जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो a माइनस बी इज इक्वल टू x such that x belongs to a and x not belongs to b। मतलब ऐसा एलिमेंट लिखना होगा a माइनस बी में जो a में है लेकिन b में नहीं हो। और अगर b माइनस a डिफाइन करना चाहो तो b माइनस a माइनस b के इक्वल नहीं होता, वो क्या होगा, x such that x belongs to b, मतलब फर्स्ट में प्रेजेंट होना चाहिए और सेकंड में नहीं होना चाहिए। तो b माइनस a is x such that x belongs to b and
x नॉट बिलोंग्स टू a। तो इस तरह से ये हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को आसानी से समझ सकते हैं और ये तुम लिख सकते हो। फिर देखेंगे फोर्थ ऑपरेशन, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कोई एक सेट लिख लेते हैं और यहां पे देखो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट लिखना है। तो एक सेट का कंप्लीमेंट लिखने के लिए क्या करना है, पहले हम एक सेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 0, 2, -3 रैंडम। फिर कभी भी किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लिखने के लिए जो सेट है वो तो गिवन होगा ही, उसके साथ साथ यूनिवर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है किसी भी सेट को का कंप्लीमेंट लिखने के लिए। तो हम इसका यूनिवर्सल सेट सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 1, 2, 3, 0, -4, -3, -9 रैंडम ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट जैसा ये पता हो कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो हमारे कंसीडरेशन में आने वाले सारे सेट्स का सुपर सेट होता है। इट मींस हमारे कंसीडरेशन में यहां पे केवल एक सिंगल सेट है। तो अब इसका अगर यूनिवर्सल लिखना हो तो इस सेट के तो सारे एलिमेंट इसमें आने ही चाहिए। इट मींस 0, 2, -3 है, उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लिखने के लिए एक सेट होगा और करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। ऐसा नहीं कि ये तुमको खुद सेलेक्ट करना है, ये गिवन होगा। तो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है वो समझ लो। देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और a टू द पावर स्मॉल c लिखते हैं। तो a कंप्लीमेंट इज व्हाट, तो दैट इज ए सेट which consist all those element which is in present in u but not in a। ऐसा एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में होगा जो u में तो प्रेजेंट होगा लेकिन a में प्रेजेंट नहीं होगा। तो a में प्रेजेंट जो है वो 2, 3 और 0 है। तो वो सारे एलिमेंट जो u में है लेकिन a में नहीं है हम a कंप्लीमेंट में लिखेंगे। मतलब 1, -4, -3 एंड -9। तो इस तरह से हम ए सेट का इजीली कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, किसी भी सेट का लिख सकते हैं। तो अब अगर जनरलाइज करना हो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को तो यू तो ऑलरेडी गिवन है। तो अगर ए कंप्लीमेंट लिखना चाहें तो ए कंप्लीमेंट का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। तो लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट इज यू माइनस ए। यहां से भी तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट हम u माइनस ए से, इट मींस डिफरेंस ऑफ सेट्स के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा सिंपल कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब नेक्स्ट एक और ऑपरेशन है जो सिंपल है, डिफरेंस से ही रिलेटेड है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल बी। इस ट्रायंगल का सिंबल यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, दैट इज ए डेल बी, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ये समझ लो ए डेल बी का मीनिंग है वो सारा एलिमेंट इसके अंदर लिखना है जो केवल एक सेट के अंदर हो। एग्जांपल से देखना, जैसे अगर a इज इक्वल टू लिख दें हम -2, 3, 4 और b इज इक्वल टू लिख दें जस्ट 4, 5 एंड 6 रैंडम ले लेना। अब अगर यहां से लिखना हो a डेल b तो इसका मीनिंग क्या है, ऐसा एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं हो और उसके साथ साथ मतलब यूनियन ऐसा हो जो b में है और a में नहीं है। तो इसको अगर समराइज करके सिंपल मीनिंग समझो, a डेल b इट मींस a सिमेट्रिक डिफरेंस b का मीनिंग है वो सारे एलिमेंट जो या तो अकेले a में प्रेजेंट हो या तो अकेले b में प्रेजेंट हो। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, -2 और 3 अकेला a में है तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके अलावा 5 एंड 6 अकेला b में है, इट मींस 5 एंड 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब यह होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए को मिलाने के बाद जो सेट बनता है वही सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। तो ये सिंपल हम लोग गिवन सेट्स के साथ उसका ऑपरेशन कैलकुलेट करना सीखें, लेकिन इन ऑपरेशंस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और उन प्रॉपर्टीज का यूज करना होता है जब हम आगे
एप्लीकेशंस का प्रॉब्लम समझेंगे और उसके बाद कुछ प्रूविंग सेक्शंस में हम लोग जाएंगे तब। तो प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेशंस बहुत सिंपल है, अगर हम सबको समराइज कर दें, ए यूनियन बी इज व्हाट? ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में है और बी में है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। फिर बी माइनस ए का मीनिंग अगेन ऐसा एलिमेंट जो बी में होगा और ए में नहीं होगा। फिर उसी के बाद अगर हम जस्ट कंप्लीमेंट की बात करें तो किसी एक सेट का कंप्लीमेंट अगर हमको फाइंड करना है तो जिस भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट इज जस्ट यूनिवर्सल सेट माइनस द गिवन सेट। तो हम वहां से कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस, जस्ट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहां से हम ऑपरेशंस के बारे में समझें कि हम गिवन सेट्स के साथ उनका ऑपरेशंस के करेस्पॉन्डिंग कैसे सेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इन्हीं ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। नाम तो उस प्रॉपर्टीज का सुने होंगे लेकिन कैलकुलेट, इट मींस नाम सुने होंगे लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म है। जैसे तुम लोग सुने होंगे कि ए 2 + 3 = 3 + 2, इसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्योंकि एडिशन में यूज कर रहे हैं। अब अगर 2 × 3 = 3 × 2 लिखा तो यह है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरह सेट्स में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यूनियन इंटरसेक्शन, तो यहां पे देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकता है। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंदर ही properties of operations of set, properties of operations of sets। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज देख ले। फर्स्ट वन है कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के लिए, इट मींस ए यूनियन बी = बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी = बी इंटरसेक्शन ए। ये तुम खुद लॉजिकली समझ सकते हो। ए और बी, ए यूनियन बी करना है, बी यूनियन ए, एलिमेंट तो सेम ही रखने होंगे। फिर उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखें या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखें, दोनों सेम होगा। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड वन इज एसोसिएटिव लॉ। Associative law is just operations over the three sets. Associative just A union B union C। अगर तीन सेट का यूनियन करना हो तो हम तीनों का कभी एक साथ नहीं करते, पहले दो का कर लेते हैं। तो दो का A यूनियन B मतलब A और B का पहले यूनियन कर लें, फिर उससे जो मिला सेट उसका C के साथ यूनियन कर लें, या तो फिर हम चाहें तो B और C का पहले यूनियन फाइंड कर लें और उससे जो हमको सेट मिला उसका A के साथ यूनियन करें, तो ये दोनों सेम आएगा। उसी तरह इंटरसेक्शन का A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो पहले A इंटरसेक्शन B का फाइंड करें या फिर पहले B इंटरसेक्शन C का करें, फाइनल जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये सिंपल एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव सिंपल दो ऑपरेशंस को मिलाकर के होता है। तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर पहले पढ़े हो तो याद हो, अगर ऐसा लिखते हैं 2 × 3 + 4, तो यहां पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन तो यूज होता है, इसको लिखते हैं 2 × 3 + 2 × 4। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सेम अगर हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लिखें फर्स्ट वन A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो यहां पे जो ऑपरेशन है यूनियन है, यहां पे ऑपरेशन है जो इंटरसेक्शन है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, A पहले A यूनियन B और जो बीच में टर्म है वो इंटरसेक्शन और अगेन A यूनियन C। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जैसे यहां पे होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एंड सेकंड वन इसमें होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसको लिखते हैं फर्स्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। और भी प्रॉपर्टीज हैं, इसको सब लोग नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ।
आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि किसी भी सेट का खुद से इंटरसेक्शन या यूनियन करना, तो ए यूनियन ए इज डेफिनेटली इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. सिंपल प्रॉपर्टीज. फिफ्थ वन, दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. ये भी इंटरेस्टिंग है. लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या है देखना. सपोज ए कोई सेट है, इसका हम यूनियन कौन से सेट के साथ करें अदर देन ए, मतलब ए का यूनियन ए के अलावा किस सेट के साथ ए रहेगा. तो तुम समझ सकते हो ए के अलावा किसी और सेट के साथ यूनियन ए तभी रह सकता है जब ए का वो सबसेट हो. लेकिन आइडेंटिटी का मतलब ऐसा भी होता है कि किसी भी सेट के साथ उसका यूनियन करें तो वो सेम सेट आ जाए, मतलब ये फिक्स थोड़े ना है. तो इसके लिए वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इट मींस वो सेट हम ऐसा लेंगे जो सबके लिए सेम हो. तो तुम्हारे माइंड में जस्ट ये सोचो कि कोई भी सेट अपने माइंड में एज्यूम कर लो कितने भी एलिमेंट का, अब उसके साथ किसका यूनियन करोगे कि वो सेम सेट रह जाए, तो वो 5 ही लेंगे और कोई नहीं ले सकते. क्योंकि सब लोग अगर अलग अलग एग्जांपल सोचोगे तो वो सब के लिए ऐसा कौन सा सेट हम ढूंढें कि उसका यूनियन तुम जो सेट सोचे हो उसी के इक्वल है, तो वो 5 ही हो सकता है क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता. तो इस तरह से ये यूनियन के लिए. अगर इंटरसेक्शन के लिए चाहिए ए इंटरसेक्शन, तो ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि ए के इक्वल हो, तो समझ सकते हो ए का किसके साथ इंटरसेक्शन ए के इक्वल जो सबके लिए सेम हो, तो तुम यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल सेट के लिए है, ये यूनियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. तो इसका मतलब ए का अगर किसी भी सेट यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो ए के इक्वल आता है. क्योंकि ये समझ लो यूनिवर्सल का मतलब होता है उसमें सब कुछ प्रेजेंट है, जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में प्रेजेंट है. तो अगर किसी भी सेट का हम यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो सेम सेट के इक्वल आएगा, क्योंकि कंप्लीट तो यूनिवर्सल में प्रेजेंट है ही, क्योंकि यूनिवर्सल में सारा का सारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से ये आइडेंटिटी एलिमेंट. कुछ कंप्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं. लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, मतलब किसी भी सेट का अगर 2 बार कंप्लीमेंट करो तो 2 बार कंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेट है वो ए के इक्वल आएगा. इसको अगर थोड़ा समझेगा तो ध्यान देना. हम ए कंप्लीमेंट लिखते हैं यू माइनस ए, तो ए कंप्लीमेंट अगर यू माइनस ए लिखें तो ए को एक बार और कंप्लीमेंट कर ले तो ये क्या आ जाएगा यू माइनस ए कंप्लीमेंट. तो इसका मतलब क्या है u माइनस ऑफ u माइनस ए, क्योंकि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ऑफ दैट सेट, तो इसके कंप्लीमेंट का मतलब u माइनस ऑफ द सेम सेट. अब यहां से u और u कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो किसी भी सेट का अगर हम डबल कंप्लीमेंट कर लें तो वो सेम सेट के इक्वल आएगा. तो दिस इज इक्वल टू a. नाउ सेवेंथ वन, अगर हम 5 इट मींस एम्प्टी सेट लें और उस एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट करें, तो एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें कुछ नहीं है, उसका कंप्लीमेंट तो डेफिनेट है यूनिवर्सल, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल. और डेफिनेशन पे भी जाओ, 5 कंप्लीमेंट मतलब सिंपल ऐसा एलिमेंट जो यू में और 5 में नहीं है, तो यू माइनस 5 यू के इक्वल होगा तो यू लिखेंगे. 8th नंबर, दिस इज यूनिवर्सल सेट कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट क्या होगा 5, ये तुम इजीली समझ सकते हो. उसके अलावा एक और है, इट मींस 9th नंबर, डी मॉर्गन्स लॉ. ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? फर्स्ट वन, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. एंड सेकंड, मतलब याद रखना, ये याद रखने का टेक्निक, इसका प्रूफ भी देखेंगे आगे के सेक्शन में, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, बस अभी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं. एक तो वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उससे इसको प्रूफ करके दिखा देंगे, और उसके अलावा लॉजिकली जो हम एलिमेंट्स के थ्रू कैसे प्रूफ करते हैं वो भी हम आगे के सेक्शन में देखेंगे. बस ये समझ लो ये प्रॉपर्टीज अभी याद रखने का टेक्निक क्या है. ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, तो जब कंप्लीमेंट इंडिविजुअल सेट्स पे ट्रांसफर होगा तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर जाता है. और अगर पहले से इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अगर ये कंप्लीमेंट ए और बी पे ट्रांसफर होगा तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मींस ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट. तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज सेट्स के ऊपर जो तुमको आगे ऑपरेशंस एप्लीकेशंस प्रॉब्लम में काम आएगा. हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे भी एप्लीकेशंस के, और लास्ट में हम लोग जब इसके प्रूफिंग सेक्शंस पे आएंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है. तो आगे के सेक्शंस में अब हम लोग देखने जा रहे हैं
कि ये जो हम रिप्रेजेंटेशन देखें, ऑपरेशंस देखें, ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखें, अब इन्हीं को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, खास करके ऑपरेशंस को कि वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सब लोग अच्छे से वेन डायग्राम को समझना, क्योंकि सेट्स में जो कंप्लीट सेक्शन है वो वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजी हो जाता है, खास करके आगे आने वाला जो हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये सब लोग प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो वेन डायग्राम है क्या एग्जैक्टली पहले मेन डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं कि आखिर वेन डायग्राम इसकी जरूरत क्या है। जब भी हम सेट्स को और उसके ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं तो उसको लिख करके समझना थोड़ा इरिटेटिंग प्रोसेस है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जॉन वेन ने इसी को, मतलब ऑपरेशंस को और सेट को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया, जिस डायग्राम को वेन डायग्राम इट मींस उसी के नाम पे रखा गया। तो वेन डायग्राम में सेट्स और उसके ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन का बेसिक सेक्शन हम लोग देखेंगे और एप्लीकेशन में इसका यूज देखेंगे। तो अभी हम ऑपरेशंस को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो जैसा कि हम लिखें, द डायग्राम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड इट ऑपरेशन। तो अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेन डायग्राम को समझने के लिए। तो वेन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन, जो कि रेक्टेंगल से हम करते हैं। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जब भी हम एक बार में जितने भी सेट्स कंसीडर करें, यूनिवर्सल सेट उन सबका सुपर सेट होता है। तो जब सबका सुपर सेट होता है तो जो भी हमारे कंसिडरेशन में सेट आने वाला है, एक हो, दो हो या तीन हो, वो सारा का सारा सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। सब मतलब उससे छोटा होगा डेफिनेटली। तो जितने भी सेट्स हमारे कंसिडरेशन में हैं, जब यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा, यूनिवर्सल से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो जो भी हम सेट्स या उसके ऑपरेशंस की बात करते हैं, हम उसको यूनिवर्सल सेट के अंडर ही ड्रॉ करेंगे डायग्राम में। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट को एक बाउंड्री लाइन समझ लो कि जिसके अंडर ही हमको सब कुछ डिस्कस करना है, तो उस यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए जो हम सेट जनरली यूज करते हैं वो होता है रेक्टेंगल। ये यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब बात रहा कि जो भी सेट्स हम पढ़ेंगे वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो एवरी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर अंडर आवर कंसिडरेशन इज ऑलवेज ड्रॉन बाय ए क्लोज्ड कर्व इनसाइड दैट रेक्टेंगल। मतलब कोई भी सेट हम स्टडी करेंगे वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा, तो हम उसको रेक्टेंगल के अंदर कोई क्लोज कर्व से ड्रॉ करते हैं। क्लोज कर्व, ट्रायंगल ले लो, सर्किल ले लो। लेकिन जस्ट तुम क्या देखोगे, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ोगे तो 11th-12th के लेवल पे जो हम लोग सबसेट में सिंबल यूज करते हैं वो सर्किल होता है। जनरली हर बुक में तुमको जनरली सर्किल ही दिखेगा यूज किया हुआ रेक्टेंगल के अंदर। तो हम यहां पे भी सर्किल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मत समझना कि हम ऑलवेज ही सर्किल यूज करते हैं। हम अनदर कोई क्लोज शेप ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सर्किल यूज कर रहे हैं। तो इट मींस यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, और एवरी सेट विच इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एज वेल एज विच आर अंडर आवर कंसिडरेशन इज डिनोटेड बाय क्लोज कर्व एंड जनरली बाय a circle inside that rectangle. Now, every, just a statement लिख दे रहे हैं, समझ गए, every subset of the universal set, every set, subsets of the universal set is denoted by a closed curve generally by a circle inside the rectangle. हम रेक्टेंगल के अंदर जनरली सर्कल से डिनोट करते हैं। तो हम यहां एक एग्जांपल भी ले लें। सपोज एक सेट है जिसमें फ्रेंड -1, 2, 3। तो हम ए को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो यूनिवर्सल हो गया। अब इसके अंदर ए सेट है तो हम उसको सर्किल से डिनोट कर। अब अगर ए जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है उसको सर्किल से डिनोट किया गया,
तो अब ए के एलिमेंट्स को हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय डॉट इनसाइड दैट सर्किल। इट मींस अगर ए के लिए सर्किल ये लिया गया है तो हम ए के एलिमेंट को एक सर्किल के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पे भी कर सकते हैं, -1 2 and 3, and element of the set is denoted by dot inside the circle, डिनोटेड बाय डॉट इनसाइड द सर्किल। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी सेट्स अगर रिप्रेजेंट करना है तो यूनिवर्सल सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके अंदर ही कुछ भी ड्रॉ करना है। अगर एक सेट को डिनोट करना है हम सर्किल ड्रॉ करेंगे और उस सेट में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स को हम डॉट्स के थ्रू उस सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये बात है, कोई जरूरी थोड़ा है कि ऑलवेज एक ही सेट मिलेगा। एक साथ हम लोग 2 सेट 3 सेट उससे अधिक सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो जब मोर देन 1 सेट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात हो, हम उसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। ये सब लोग डेफिनेटली नोट डाउन कर लोगे क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम इसका रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कि मोर देन 1 सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम वेन डायग्राम में कैसे करेंगे और तब हम ऑपरेशंस का भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। फिर उसके बाद देखते हैं हम इसमें तो ये तो सिंगल सेट के लिए था। जस्ट डेफिनेशन भी सब लोग नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर हम मिटा दे तो। अब उसके बाद अब अगर 2 सेट्स की बात हो तो जस्ट हम यूनिवर्सल सेट रहने दे रहे हैं, हम ए ड्रॉ कर लिख रहे हैं -1 2 3 and 4 एंड बी लिख रहे हैं दिस इज 3 4 6 9। अब ए और बी 2 सेट है, तो जब हम ए और बी दोनों सेट को इसके अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, ये देखो कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन होने का मीनिंग है कि ये देखना है कि कुछ एलिमेंट कॉमन है, सारे एलिमेंट कॉमन है ये। तो यहां पे तुमको दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली 2 एलिमेंट 3 और 4 ही कॉमन है। तो हम क्या शो करेंगे कि ए और बी को ऐसा सर्किल से ड्रॉ करेंगे जिसमें कुछ रीजन ए और बी सर्किल के लिए कॉमन होगा। इट मींस ए सर्किल और बी सर्किल। हम कुछ रीजन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट है जो कॉमन है। अगर सारे एलिमेंट कॉमन हो जाते तो दोनों के लिए रिप्रेजेंटेशन सेम होता। तो अगर कुछ रीजन कॉमन है तो इसके लिए ए नाम रख दें और इसके लिए बी। तो सबसे पहले ये जो कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन में हम उस एलिमेंट को शो करेंगे जो ए और बी दोनों में है। इट मींस इसमें 3 आ जाएगा और इसमें 4, और बाकी बचा जो एलिमेंट जो केवल ए में है हम इस रीजन में डिनोट करेंगे, तो -1 and 2, और बाकी जो बी में एलिमेंट है 6 and 9 हम इसमें शो करेंगे। तो समझ सकते हो कि अगर मोर देन 1 सेट हो तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन हम इस बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कुछ एलिमेंट कॉमन है। अब अगर सारे एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज C इज इक्वल टू लिखें -1 2 3 एंड D इज इक्वल टू, अगर हम लिखें -1 2 3 4, तो इसमें क्या है कि C और D हमको रिप्रेजेंट करना है, जिसमें C कैसा सेट है जिसमें -1 2 3 और D -1 2 3 4 है। तो डेफिनेट है C इज द सबसेट ऑफ D। तो C का हर एलिमेंट D के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इसको कुछ ऐसे शो करेंगे, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। तो C के सारे एलिमेंट को हम -1 2 and 3, क्योंकि जो C के अंदर है वो D के अंदर भी आ गया, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो D में केवल प्रेजेंट है, तो हम यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी भी अगर सबसेट को डिनोट करना हो तो अगर A B का सबसेट है तो A सर्किल B सर्किल के अंदर ड्रॉ किया जाएगा। ये सब लोग अच्छे से समझ पाओगे। सबसेट में अगर A का कुछ एलिमेंट B के साथ कॉमन है तो कुछ रीजन को यहां पे हम कॉमन शो करेंगे। तो ये सिंपल है रिप्रेजेंटेशन के बारे में, लेकिन अब ऑपरेशंस को कैसे डिनोट करना होगा हम उसको वेन डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वेन डायग्राम के थ्रू मीनिंग, मतलब सर्किल को डिनोट करते हैं किसी भी सेट के लिए और उस
सेट के एलिमेंट को हम सर्किल के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मेन देखते हैं कि ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट जो है देखते हैं यूनियन, ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी के लिए जस्ट हम ए ड्रॉ कर ले और बी ड्रॉ कर ले। तो ए यूनियन बी के लिए का मीनिंग क्या है? सबसे पहले एवरी एलिमेंट विच इज आइदर प्रेजेंट इन ए एंड बी। तो अगर इसको वेन डायग्राम में समझे, इट मीन्स ए यूनियन बी इंक्लूड ऑल दोज रीजन विच इज पार्ट ऑफ ए और पार्ट ऑफ बी। इट मीन्स ए यूनियन बी में हम यहां रीजन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब हमको यहां पे डायग्राम से शो करना है। तो ए यूनियन बी में हर वो रीजन आ जाएगा जो या तो ए का पार्ट है या फिर बी का पार्ट है। इट मीन्स ए और बी, ये जनरल। और ये रीजन क्या शो करता है? ए इंटरसेक्शन बी को, उससे मतलब नहीं है, तो मेन ये होगा। लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ए का अलग होगा और बी का अलग होगा। तो अब अगर ए यूनियन बी इसमें शो करना हो तो ए यूनियन बी का मतलब है हर वो रीजन जो या तो ए का पार्ट हो गया हो या तो फिर बी का पार्ट हुआ हो। तो ए यूनियन बी कंप्लीट ये होगा। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। ये सैडेड पोर्शन दिखा रहे हैं कि वो सैडेड पोर्शन ए यूनियन बी को डिनोट करता है। ये तब होगा जब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा यूनियन के लिए। सेकंड वर्ड, सेकंड आता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से हम कुछ प्रॉपर्टीज में लिखते जा रहे हैं जस्ट डायग्राम से रिलेटेड। अब ये देखो, उसके बाद देखते हैं इंटरसेक्शन बी। तो ये तुमको दिख रहा होगा इसमें कि ए जो है कंप्लीट ए यूनियन बी का पार्ट है, क्योंकि सैडेड रीजन का ही पार्ट है ए। तो हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एज वेल एज बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए और बी दोनों ए यूनियन बी का सबसेट होता है। एंड अगर यहां से हम जस्ट प्रॉपर्टी समझते जाना, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, इसलिए इसके एक एक कंडीशन को कैसे लिख रहे हैं यहां समझना। ए सबसेट ए यूनियन बी का मतलब है ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट है। अगेन बी सबसेट ए यूनियन बी का क्या मीनिंग है? बी का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट है। थर्ड में अगर हम ले, यहां पे यूज कर रहे हैं इफ एक्स इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है, इसका क्या मीनिंग है? एक्स या तो ए में आया होगा या फिर बी में आया होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब अगर फोर्थ वन, अगर एक्स से ऐसा एलिमेंट लें इफ एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब सोचो, एक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक में भी होता तो ए यूनियन बी का पार्ट हो जाता। तो अगर x ए यूनियन बी में नहीं है, इसका एक ही मीनिंग है कि x ए में भी नहीं प्रेजेंट है और बी में भी नहीं प्रेजेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स टू ए एज वेल एज x नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो प्रूफिंग सेक्शन में बहुत काम आने वाला है। तो ये तो था यूनियन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशन। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर याद हो तो हम ऐसे एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो आने चाहिए। तो इसके लिए अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कॉमन एलिमेंट, इट मींस दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। तो ये जो सेट रीजन है जो ए और बी दोनों का पार्ट है, यही एग्जैक्टली ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। मतलब जो कॉमन रीजन है ए और बी में शेयर करता है। तो ये सिंपल है। अगर वेन डायग्राम से शो करना हो ए इंटरसेक्शन बी को तो ए और बी सर्किल ड्रॉ करो और दोनों के लिए जो ओवरलैपिंग सेक्शन है, मतलब ए में भी प्रेजेंट है बी में भी प्रेजेंट है, वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होगा। अब अगर इसमें हम जस्ट उस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए का भी पार्ट होता है और बी का भी पार्ट होता है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी ए का पार्ट है तो डेफिनेट है ए का सबसेट है, और सेम ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा। तो इस तरह से ये दो ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम लिखते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी,
अगर x a इंटरसेक्शन b में है, इसका क्या मीनिंग है कि x a में भी है एज वेल एज b में भी है, क्योंकि डेफिनेशन में यह देखे थे. दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b. फिर उसके बाद है कि सपोज x a इंटरसेक्शन b में नहीं है. इफ x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका क्या मीनिंग है सोचना. x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, इसका मीनिंग है कि दोनों में से किसी एक में भी एब्सेंट हो जाता तो काम हो जाता, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में होने का मतलब है दोनों में होना चाहिए. तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है मतलब इस रीजन में नहीं है, और इस रीजन में नहीं है तो दोनों में से किसी एक में उसको एब्सेंट बताएंगे. मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी. तो यहां से ये कुछ ऑब्जर्वेशन वेन डायग्राम से मिले ए इंटरसेक्शन बी के करस्पॉन्डिंग, और ये जो मिले ए यूनियन बी के करस्पॉन्डिंग. तो अब देखते हैं थर्ड ऑपरेशन ए माइनस बी को लेकर के. तो ये सब लोग नोट डाउन करना चाहो डायग्राम के साथ, और वो ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आगे तुमको काम आएगा. और ये याद रखना मुश्किल है, याद नहीं रखते. अगर तुमको वेन डायग्राम का लॉजिक अच्छे से पता चल जाएगा, वो ऐसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जस्ट बिगिन कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो हम बोलेंगे ये लिख लो, क्योंकि आगे तुमको जब प्रूफिंग का सेक्शन पढ़ोगे इसमें ये बहुत काम आने वाला है. तो अब देखते हैं ए माइनस बी के करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम. थर्ड वन ऑपरेशंस, इट मींस ए माइनस बी. ए माइनस बी, इसके लिए अगर शो करना हो तो ए माइनस बी का मीनिंग ये है कि ऐसा एलिमेंट जो ए का पार्ट हो लेकिन बी का पार्ट ना हो. तो ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये जो रीजन है ये पार्ट हो जाएगा ए माइनस बी का. इट मींस ए माइनस बी इज द रीजन विच इज पार्ट ऑफ ए बट नॉट पार्ट ऑफ बी. नाउ दिस रीजन इज ओनली प्रेजेंट इन ए, इट मींस पार्ट ऑफ ए बट नॉट पार्ट ऑफ बी. तो अब अगर इस केस में कुछ ऑब्जर्वेशन देखें, a minus b is definitely part of a, it means a minus b is the subset of a. तो ये तो तब है जब a और b में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तब कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन. सपोज a और b में कुछ एलिमेंट कॉमन हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है, a और b अलग अलग हो. तो अगर a और b में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो a माइनस b का क्या मीनिंग है? द रीजन विच इज पार्ट ऑफ a बट नॉट पार्ट ऑफ b. It means the reason which is part of A but not part of B is completely A. इसका मतलब A minus B और A दोनों सेम हो जाएगा. A minus B is equal to A. इसका मीनिंग अगर A और B दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A minus B is equal to A. लेकिन अगर एलिमेंट कॉमन है तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा. और अगर हम इसकी बात करें, द रीजन विच इज पार्ट ऑफ ओनली B but not A, इट मीन्स ये जो रीजन होगा ये जो है b माइनस ए होगा. द रीजन विच इज पार्ट ऑफ b बट नॉट a, और यहां से ये जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, b माइनस ए. ये समझ सकते हो सिंपल. तो यहां से डिफरेंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन और उसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन. फिर आता है फोर्थ वन, कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या था कि यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए. तो यूनिवर्सल सेट तो गिवन ही है, ये U. अब A सेट है, तो अगर किसी भी सेट का कंप्लीमेंट चाहिए तो A कंप्लीमेंट है, इसका मीनिंग क्या है, U माइनस ए. तो U माइनस ए का मीनिंग कि ऐसा रीजन जो U का तो पार्ट हो लेकिन A का पार्ट नहीं हो, U का पार्ट हो A का पार्ट नहीं हो, इट मींस A कंप्लीमेंट इज ऑल द रीजन विच इज आउटसाइड ऑफ A. तो दिस इज A कंप्लीमेंट. मतलब अगर ये A पार्ट है तो ये जो है वो A कंप्लीमेंट पार्ट होगा. तो किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट चाहिए तो उस सेट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे रीजन इंक्लूड हो जाएंगे कंप्लीमेंट में. तो A कंप्लीमेंट चाहिए था तो A को छोड़ करके बाकी सारा पोर्शन यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट का पार्ट हो जाएगा. तो यहां से तुम A कंप्लीमेंट के बारे में आसानी से समझ सकते हो. तो ये तो था कंप्लीमेंट. अगर लास्ट वन एक और है सिमेट्रिक डिफरेंस. तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए. तो ये जो पूरा डायग्राम है वो सिमेट्रिक डिफरेंस का है, समझ सकते हो. इसको भी सेट किया गया, इसको भी सेट किया गया. तो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब A माइनस बी यूनियन B माइनस ए. तो ये कंप्लीट वेन डायग्राम सिमेट्रिक डिफरेंस का है. तो ये तुम अभी जो वेन डायग्राम पढ़े उसको एक बार दो बार वापस रिपीट करके देखो
और देखने के बाद तुमको यह पता चलेगा कि जो हम ऑपरेशंस एलिमेंट्स के थ्रू पढ़े थे और जो डायग्राम के थ्रू पढ़े थे, तो डायग्राम को विजुअलाइज करके समझना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू एलिमेंट। मतलब एलिमेंट को लिखना, कौन सा किस में है देखना, और डायग्राम के बेसिस पे हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या है। तो अब इसी डायग्राम का यूज करके जो हम एक प्रॉपर्टीज लिखे थे डी मॉर्गन्स लॉ, हम उस डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ मतलब जो एलएचएस आरएचएस दो अलग अलग टर्म था, वो दोनों इक्वल कैसे होता है ये दिखाएंगे। तो तुम समझ जाओगे कि उस प्रॉपर्टीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट मतलब अगर प्रूफ है तो डिफरेंट है, वो सही है। तो डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देखते हैं और ये भी सब लोग ड्रॉ कर लोगे। तो देखते हैं प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट जो डी मॉर्गन्स लॉ है दो होता है, एक है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो प्रूफ हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो पहले डिस्कस कर लें। तो एलएचएस में जो टर्म है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो हम एलएचएस का एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आरएचएस में जो टर्म है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हम उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और अगर दोनों का वेन डायग्राम एक ही रीजन को डिनोट कर रहा है तो हम ये समझ लेंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलएचएस के वेन डायग्राम के लिए। तो एलएचएस में जो टर्म है वो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी ड्रॉ कर लेंगे। तो ए यूनियन बी ड्रॉ करने के लिए जस्ट थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है ए यूनियन बी के लिए। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए यूनियन बी कंप्लीटली वो रीजन होता है जो ए और बी दोनों का पार्ट हो। अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट चाहिए, तो दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। और अगर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट चाहिए तो वो क्या होगा, ऐसा रीजन जो यू में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए एंड बी, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी के कंप्लीट बाहर का। तो समझ लो क्या होगा, this is completely A union B complement। तो ये जो रहा LHS का कंप्लीट फाइनल A यूनियन B का वेन डायग्राम। अब अगर हम RHS पे आए, पहले A कंप्लीमेंट ड्रॉ करेंगे, फिर B कंप्लीमेंट और फिर दोनों का कॉमन। तो फर्स्ट स्टेप में जस्ट A कंप्लीमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, A एंड B। तो ए कंप्लीमेंट मतलब ए के ठीक आउटसाइड का सारा रीजन, ए कंप्लीमेंट केवल, दिस इज ए कंप्लीमेंट। और अगर हम बी कंप्लीमेंट ड्रॉ करें तो बी के आउटसाइड का कंप्लीट रीजन, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी के आउटसाइड का कंप्लीट रीजन आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। अब मेन है फाइनल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मीनिंग है कि ऐसा रीजन ढूंढना है जो इस डायग्राम में और इस डायग्राम दोनों में सेडेड पोर्शन हो। तो दोनों में सेडेड पोर्शन हो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। तो ये देखो कि आखिर वो कौन सा सेक्शन है जो दोनों में किसी में सैडेड, मतलब दोनों में से किसी एक में सैडेड है। तो ये जो पोर्शन है ए डिफरेंट है, इसमें सैडेड नहीं है, और ये जो पोर्शन है इसमें सैडेड नहीं है। मतलब तुमको दिख रहा होगा कि ए कंप्लीट दोनों में सैडेड नहीं है, मतलब वही रीजन चाहिए जो दोनों में सैडेड हो। तो हम तुमको जो दिखा रहे हैं ये देखना, A complement intersection B complement का मतलब we have to select those reason which is shaded in this diagram as well as in this diagram। तो ये जो यहां पे दिखाया गया, ये दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है A और B के कंप्लीट आउटसाइड का, वो पूरा का पूरा इसमें भी सैडेड है और इसमें भी सैडेड है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉमन रीजन है, और इन दोनों का कॉमन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इसके वेन डायग्राम के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि LHS और RHS दोनों सेम है। और यही लॉजिकली तुम लोग सेकंड के लिए भी प्रूफ करोगे। और सेकंड जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो क्या है, वो है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। और ये समझ लो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये
कर लेने का। तो अब ये जो हम वेन डायग्राम बताए, ऑपरेशंस का रिप्रेजेंटेशन बताएं और ये प्रूफ देखे, इस पे बेस्ड अब सब लोग क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। तुम्हारे बुक में जिस भी बुक से सॉल्व कर रहे हो, पहले जो शुरुआत कर रहे हो, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल और भी बहुत सारे बुक हैं, तो जो शुरुआत कर रहे हो पहले ऑपरेशंस पे बेस्ड प्रॉब्लम बनाओ, और अभी जो भी वेन डायग्राम का बेस्ड प्रॉब्लम है वो, और हर बुक में तुमको एक सेट्स के एप्लीकेशन का सेक्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, एप्लीकेशंस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स बोल लो या फिर एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स बोलो। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो अभी स्टार्ट नहीं करोगे। तो ऑपरेशंस का यूज करके जो भी प्रॉब्लम्स दिया गया है बुक में, वो प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व करोगे, और उसमें अगर कोई डाउट हो तो सब लोग हमको बताओगे, कमेंट में जाओगे वीडियो में जो तुम देख रहे हो यूट्यूब पे, और वहाँ पे हमको डाउट बताओगे। जो भी बुक तुम्हारे पास है उस बुक का जस्ट नाम, चैप्टर का नाम, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर हमको बता दो, हम वो तुमको डाउट नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन प्लीज सब लोग बना लो, क्योंकि बनाने के बाद ही जब ऑपरेशंस तुम सारा बना चुके होगे, वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वो खुद से सॉल्व कर चुके होगे, तो अब लास्ट में जो भी तुमको पढ़ना है इसके बाद, जो अभी तक पढ़ चुके हो उसका एप्लीकेशन ही पढ़ना है। एप्लीकेशंस मिलेंगे और उसके अलावा कुछ प्रूफिंग का सेक्शन मिलेगा। तो प्रूफिंग का सेक्शन जो रिलेटेड होगा कहां से, तो अभी हम हर वेन डायग्राम में जब ऑपरेशंस में बता रहे थे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखा रहे थे सबसेट्स के करस्पॉन्डिंग, तो उन ऑब्जर्वेशंस का यूज करके भी कुछ प्रूफिंग होगा और कुछ एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बाकी है। यहाँ पे समझ लो हम सेट्स पढ़े हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़े, सबसेट्स पढ़े, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, फिर ऑपरेशन सबसेट पढ़े, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका डेली लाइफ में क्या यूज हो सकता है, कुछ ना कुछ रीजन है, कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा होगा। तो कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अब इस पे जाओ और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।